हेलो, गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक 21 नंबर यूनिट आज शुरू करेंगे। इसकी स्टार्टिंग हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। और जो भी लोग आने वाले हैं जल्दी आ जाइए। अगर आपको किसी को ये लिंक शेयर करना है तो वो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। विद इन ए 1 मिनट हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, जो लोग आते रहेंगे वो लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और हम लोग जो हमारा टॉपिक था उस पर बात करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था मॉर्गेज एडवाइस। इसका मतलब ये है कि जो भी हाउस या प्लॉट बिल्डिंग जब परचेस करते हैं तो उसमें आज कितनी कॉस्ट हमको लेनी है, हमें कितनी कॉस्ट में और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेना चाहिए, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस पर, और इसी स्टडी से बैंक कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज के जो आप बिल्डिंग ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट लगा के उसके फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है और फ्यूचर में उस रुपए की क्या वैल्यू हो जाती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आपको जल्दी समझ में आ सकता है। तो जैसे हमने बात करी कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे अगर हमने बात करी कि एक हाउस है, वो हमने 10 लाख रुपीज का ले लिया। 10 लाख रुपीज में उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा प्राइस एप्रिसिएशन पर। प्राइस एप्रिसिएशन पर कि प्राइस एप्रिसिएशन पर क्या 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर इसकी प्राइस क्या हो जाएगी। अब अगर सेम टाइम में हम इस हाउस को लोन से लेते हैं तो लोन हम लेंगे और लोन लेने के बाद हमने सपोज कीजिए 10 लाख का ही, एक एग्जांपल के लिए 10 लाख का ही लोन ले लिया। तो इसमें आपका आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितना पेमेंट हम लास्ट तक करेंगे। ठीक है। अब इसमें दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है, सपोज कीजिए ये वैल्यू ज्यादा आती है, ये वैल्यू थोड़ी कम आती है, अगर ऐसा है तो हमारा डिसीजन सही है। ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट कम किया और हमें वैल्यू 10 साल बाद ज्यादा मिल रही है। ठीक है। और जब हम इसका रिपेमेंट करते हैं, एवरी रिपेमेंट पीरियड पर उसकी जो ईएमआई देते हैं, उस ईएमआई को हम फ्यूचर डेट में दे रहे हैं। और फ्यूचर डेट में दे रहे हैं तो उस अमाउंट की वैल्यू जो आज है वो तब नहीं रहती है। 10,000 की जो आज वैल्यू है वो फ्यूचर में 10,000 नहीं रह जाती है, क्योंकि वो उससे आप जो परचेज कर पाते हैं वो कम सामान परचेज कर जाते हैं, यानी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। लेकिन हाउस आपका डेली बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये मैचिंग जो करी जाएगी, ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि हमको बैंकों के इस रेट पर लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं। चलो, तो अब बुक से हम शुरू करते हैं इस पॉइंट को। और ये कॉन्सेप्ट रिवर्स और बैकवर्ड दोनों काम करता है। जैसे आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1+R/100 की पावर एन या टी। ठीक है। तो ये 10,000 यहाँ पर ए बनेगा, ये 10,000 यहाँ पर ए बनेगा। तो इस तरह से दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको रिवर्स आना है तो रिवर्स आने में इसी फॉर्मूले को आप देखिए, जो वैल्यू लास्ट में है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सपोज कीजिए कि आफ्टर 10 ईयर इस हाउस की कॉस्ट है जो निकल के आई है 24 लाख। तो 24 लाख को रिवर्स भी हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी 1+R/100 की पावर n इज इक्वल टू पी। तो ये क्या निकला आपका, पी निकल गया। ठीक है। तो ये रिवर्स मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह से काम करता है।
क्लियर? अब इसका एक पिक्चर भी बना रखा आपके बुक में। ये मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता, ये है देखिए। तो अगर हम फ्यूचर में जाते हैं, सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज हमने आज पेमेंट कर दिए और 10 लाख का कंपाउंडिंग करेंगे तो इसी किसी फ्यूचर डेट में उसका वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन रिवर्स, अगर उस वैल्यू को आप प्रेजेंट में निकालना चाहें तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। देखो ये कॉन्सेप्ट वैसे तो आपने टाइम वैल्यू मनी में बहुत अच्छी तरह सीखे होंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस पे आता है। जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी तब भी बताया था 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर हम मॉर्गेज में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेटिव पार्ट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपने जीआईबी में, सीआईबी के फर्स्ट पेपर में इस चीज को करी। मैं केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि क्यों इसका यूज करते हैं और क्या, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का जो एप्लीकेशन है वो ईयरली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है या वीकली है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज में आपका अलग अलग आंसर बनेगा। तो आपको कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो कंपाउंडिंग का जो पीरियड दिया हुआ वो क्या दिया हुआ। अब आप देखिए वीकली कंपाउंडिंग होने में 18 रुपये का चेंज आ जा रहा है 10,000 पर 6% रेट में 1 ईयर में 18 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप वीकली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब एक इसकी बहुत चर्चा होती है, क्या है, द रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 कई बार स्टेट ऑफ क्वेश्चंस में या कई बार कॉन्सेप्चुअलिटी में पूछ लेते हैं। तो इसको एक बार जिसने नहीं कभी सुना है इसको वो देख लेते हैं, और जिसने सुना है वो रिवाइज कर सकते हैं। द रूल अलाउस यू टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर योर मनी डबल्स whether in debt or investment. Here is how to do it. Divide the number 72 by percentage rate you are paying or debt. तो जो भी रेट है, जैसे 72 है उसको डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6 है तो डिवाइड किया तो 12 आ गया। दैट मेक्स 12 द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक टू योर डेट टू डबल टू 2000। तो सिंपल है, क्या करना है, जो आपका 72 है उसको रेट से डिवाइड करना है। अगर आप 12% का रेट होता तो 6%, 6 ईयर में आपका डबल हो जाता, ठीक है। इफ यू डिड नॉट मेक एनी पेमेंट सिमिलरली सेविंग अकाउंट with rupees 500 deposited in its earnings 4% interest, 72 divided 4 18, it means 18 years में सेविंग बैंक पर ये डबल हो जाए। तो सिंपल बात हो गई। तो रूल ऑफ 72 बोलते हैं इसे, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया बेसिक वाला, अमाउंट वाला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू यानी P प्लस R बाई 100 टू द पावर n। और एक बात का ध्यान रखना इसमें, ये जहां पर भी R लिखा हुआ है कई मिस्टेक्स होती है। आप R में सिर्फ 6 लिखते हो, R इज द रेट, तो R इज द रेट का मतलब 6%, और 6% का मतलब 6/100। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये R जो है ये रेट इन परसेंटेज है। तो रेट इन परसेंटेज में अगर आप 6% लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 + 6% लिखते हैं, तो इट मीन्स 1 + 6/100, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल से आंसर आ गया। अच्छा, अब आप देखिए जरा, इसमें एक पॉइंट है, एक यहां लिखा हुआ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट है इसको फैक्टर बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रोडक्ट वो फैक्टर, ठीक है। जो, और ये डिपेंड करता है आपके टाइम पर और रेट पर। तो इसमें 1 + 10/100 टू द पावर 5 से ये आया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। और ये हर केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर ₹1 एट डिफरेंट रेट यहाँ दिए हुए, तो इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। और इसमें जो है ईयर भी दिए हुए, सपोज कीजिए हमें 6 ईयर पर 6 ईयर में
10% पे निकालना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 1 + 10/100 टू दी पावर 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी 6 टाइम डबल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, ठीक है। वैसे इसमें प्रोसेस भी दिया हुआ है, प्रेस 1.12 प्रेस मल्टीप्लीकेशन साइन इंटू ट्वाइस। अब ये कैसे 1.12 का मतलब ये हुआ, तो एक क्वेश्चन सा दे दिया उसने कि इफ यू विश टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 at 12% फ्रॉम 1 to 6 ईयर बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर डू द फॉलोइंग। तो उसने सिंपल क्या किया, 1.12 उठाया, फैक्टर उठाया, उसको इनटू का टाइम जितने ईयर के लिए है उतने ईयर के लिए उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या किया देखो, प्रेस 1.12 प्रेस मल्टीप्लीकेशन साइन इंटू ट्वाइस प्रेस इंटू थर्ड में क्या, यू गेट 1.12 thus 1.12 is the factor value of factor future value factor of 1 year term का, तो ये 1 ईयर टर्म का निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारे निकाल रखे हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई कि एक्सेल में कैसे करेंगे। देखो एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन बना होता है, FV लिखते हैं उसमें, FV, लेकिन इसका आपका यूज नहीं हो पाएगा। रीजन बिहाइंड कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ नहीं आना है, तो इसका यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आपको तो कैलकुलेटर यूज करके करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है 1000 इज इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड। तो अब आप देखिए 6 ईयर में 11% का फैक्टर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 6 ईयर में 11% का फैक्टर क्या है देखते हैं, 1.87। तो आप सिंपल 1000 इंटू 1.87, तो ये आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये क्यों आ रहा है, जो ऊपर आपने फैक्टर लिया है वो 2 प्लेसेस तक लिया हुआ है, तो जब आप 4 प्लेसेस तक लेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, रिजल्ट जो आएगा 187,041 आएगा, ठीक है। यहां पर 2 पॉइंट हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, पेमेंट्स आर मेड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और एन्युटी ड्यू में रिसीव्ड मेड रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। अब देखो ऐसे क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे 5 ईयर का है मान लिया, तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको इस तरह करूं 1 2 3 4 5, या मैं इसको 1 2 3 4 5, तो ये वाला तो एन्युटी ड्यू है और ये वाला ये, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें से बताएंगे, आप लोग आंसर करेंगे, एन्युटी ड्यू हम लोगों के उसमें कहाँ यूज किया था, कौन से डिपॉजिट या लोन की स्कीम में यूज किया था, आरडी में। आरडी में। आरडी में आप 1000 रुपीज आज जमा करते हैं, फिर जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू होता है उस मंथ से पहले कर देते हैं, तो इस तरह। लेकिन लोन रिपेमेंट में क्या है कि आप लोग वो पीरियड 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ से पहली इंस्टॉलमेंट आती है, फिर आफ्टर 1 मंथ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस तरह चलता है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना। देखो दोनों की फ्यूचर वैल्यू में फर्क है, क्योंकि एक में आप 1 महीने बाद दे रहे हैं और एक में आप शुरू में दे रहे हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों केसेस में किसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर मैं 1000 का रखता हूं तो? ड्यू का ज्यादा है। एन्युटी ड्यू का, क्योंकि ये यहीं से कंपाउंडिंग शुरू करता है, ठीक है, तो इसका ज्यादा आएगा।
तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे हैं। ए का मतलब एन्युटी, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, एन का मतलब टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ऑर्डिनरी एन्युटी का है और ये एन्युटी ड्यू का है। तो इसमें दोनों में क्या फर्क है, मैं देखो आपको क्लास में बार बार बोल रहा हूं कि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये गलत नहीं होना चाहिए अगर आ गया तो। और अगर ये आया और आपने गलत किया तो फिर आप अपने आप से कितने खुश रहेंगे जान लीजिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में क्या फर्क है, देखो मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं तो ठीक रहेगा ना। F इज इक्वल टू ए, और जो उसका पहला पार्ट है 1 + आई का मतलब रेट है, 1 + i का n, 1 + i का पावर n -1/i। ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये एडिशनल आ गया है। ठीक है, और ये एडिशनल आने का मतलब है कि आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा, ये आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। इसीलिए जो नीचे वाली जो एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है, उसका वैल्यू ज्यादा आता है। तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल याद, मतलब मैं भूल जाऊं मुझे एक्सक्यूज है, आप भूल जाएं ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, इसका एबीएम में कोई क्वेश्चन आया था टाइम वैल्यू में से? यस सर, आया था सर। न्यूमेरिकल था? यस सर, 1 मार्क्स का था, बॉन्ड वैल्यू 1 का मार्क्स है। से छोटा आया था, इसमें आएगा तो अच्छा। 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इसमें। देयरफॉर फ्यूचर, तो एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है इसमें। तो यहां पर इसका 1005 ईयर और 5% पर निकाला है कितना, 5801। और ऊपर भी एक एग्जांपल निकाला था इन्होंने, नहीं निकाला था। ठीक है, तो ये एन्युटी ड्यू का इन्होंने एग्जांपल निकाला हुआ है। कोई मुझे इसका ऑर्डिनरी एन्युटी का भी निकाल के दे सकता है? देखो ऑर्डिनरी एन्युटी का मैंने क्या किया कि ये वाला फैक्टर ले लिया बस, तो इसको 5525.63। ये 5530 नहीं आएगा? 5530 आएगा। क्या मिस्टेक कर रहे हो विनोद? सर एक बार और चेक कर रहा हूँ। मैं तो सीधे ये फैक्टर उठा लिया ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। सर यही आ रहा है 5525, इन्होंने राउंड ऑफ किया होगा। अच्छा, राउंड ऑफ का हो सकता है, ठीक है चलो। तो वो 2 प्लेस की जगह 4 प्लेस का हुआ ना। ठीक है, तो आपने 4 प्लेस ले यस। लिया होगा तो 5 टाइम लिया होगा तो 4 प्लेस आ गया होगा, कोई बात नहीं चलो। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? आगे बढ़ते हैं। द सेम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एनवीटी टेबल। जो ऊपर एनवीटी टेबल थी उसमें क्या है, एनवीटी, एनवीटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। तो 1000 है इंटू सीवी फैक्टर। तो सीवी फैक्टर जो है यूज किया है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी। ठीक है, और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एनवीटी, एनवीटी की जो है अलग टेबल दे रखी है, देखो नीचे, ₹1 एट डिफरेंट रेट्स इंटरेस्ट गिवन द। और ये जो वैल्यूज हैं देखो, जब आपने वहां पे 6% का किया था तो ये वैल्यू कितना कम था? कोई मुझे बता सकता है कि ये वैल्यू वहां पे 1.87 क्यों था और यहाँ पे 7.9313 क्यों है? ये 1.87 था यहाँ पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, कॉमन सेंस का। तो इसमें पेमेंट का भी तो 7 बार हुआ ना, ₹1 का। उसमें जो है 1000 दे करके साइलेंट थे,
इसमें जो है 1000 1000 1000 1000 1000 6 ईयर तक दिया, और 6 ईयर में 6000 तो आपका यही हो जाएगा, और प्लस उसका कंपाउंडिंग, इसलिए यहाँ पे 7913 आ रहा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में एक छोटा सा लिया हुआ इन्होंने, तो ये मैं इसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू की बात आई, तो प्रेजेंट वैल्यू में मैंने पहले बता दिया था कि प्रेजेंट वैल्यू वाला रिवर्स काम करता है। जैसे मैंने बोला था ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा माइकों को कंट्रोल करो भाई। चलो मैंने बंद कर दिया। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ रुपीज इतना इज मैच्योरिटी वैल्यू, अब फ्यूचर वैल्यू आपको दे दी है, तो फ्यूचर वैल्यू दे दी 161 अपॉन, और इसका ये फैक्टर है, इसको नीचे ले आए 1.61 डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, आगे अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिवर्स बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे बनेगा, रिवर्स बनेगा। जैसे इसको हम करके देखते हैं जरा, जो हमारा पेमेंट हो रहा 1000, तो फर्स्ट जो 1000 का पेमेंट है उसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फॉर द सेम पीरियड 1000 रहेगा, सेकंड वाले में 1000 है। इस 1000 को रिवर्स लाना है, जरा आप लोग लेके लाके दिखाइए। मैं इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% करता हूँ, जरा बताइए कि ये 1000 जो सेकंड वाला 1000 है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, करके दिखाइए जरा। बोलिए कितना है। 917.43 कितना 917.43 917.43 ना, यस सर तो ये राउंड ऑफ में यहाँ पे 9.2 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। यस सर अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा जो आपका न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरह आएगा, वो ये तो 1 पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, मान ली 4 इंस्टॉलमेंट दिया उसने, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू रिवर्स होगा। इस 1000 का 2 ईयर के हिसाब से होगा, इस 1000 का 3 ईयर के हिसाब से होगा, इस 1000 का 4 ईयर के हिसाब से होगा, और उसके अकॉर्डिंग आज का वैल्यू निकल आएगा आपका, कि आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो अगर आज ही आपको देनी होती तो उसका वैल्यू क्या होता। ठीक है, तो अगर हम 9% पे ही ले लेते, तो पहला तो हो गया हमारा ये, तो फर्स्ट जो होगा, जो पहली इंस्टॉलमेंट तो 1000 है, और जो ये वाली, इसको मैं 2 3 कर देता हूँ, सेकंड वाली का आया हमारा 918। अभी इजी करने के लिए मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ, इसका है 0.84, 0.84 का मतलब 840, फिर थर्ड का क्या है 770, और उसके बाद नेक्स्ट में है 710, तो इनको ऐड करिए 8 इतना आया ना, बोलिए आप लोग। यस सर। अच्छा, अब एक जनरल क्वेश्चन समझिए, जब आप बैंक पब्लिक को लोन देते हैं, तो पब्लिक क्या कहती है आपसे कि 10 लाख लोन के लोन पे मुझे
23 लाख देना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन यही तो होता है। लेकिन वो क्योंकि इस चैप्टर को नहीं जानता, वो ये नहीं समझता कि उस फ्यूचर वैल्यू का जो उसने 23 लाख ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर देगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस निकल सकती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में उसने कस्टमर ने कितना पेमेंट किया आपको? रियल में क्या पेमेंट किया उसने? 5,000। 5,000 किया, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया उसने। और अगर इसको प्रेजेंट में लाएंगे तो वो उसका 4238 है, 4238 है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल? यस सर। अच्छा, अब आपके चैप्टर में ऐसा क्यों है कि आप जो किसी से लोन रिपे कराते हैं ना, आप 9% पे उससे 20 ईयर में रिपे करा रहे हैं, 9% से 20 ईयर में रिपे करा रहे हैं। तो आपको ये देखना होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर उस रिपेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू से ज्यादा है तो खुशी की बात है, नहीं तो दुख की बात है। ठीक है, और कंपैरिजन होता कैसे? कंपैरिजन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में हर पॉइंट में 9% है। सपोज कीजिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता और यहां पे 7% होता, क्योंकि रेट आगे चलते चलते डाउन हो सकते हैं या अप हो सकते हैं। तो आपकी ये जो दो वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाती। कौन कौन सी वाली वैल्यू? ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाती। और आप इसमें कौन सा फैक्टर यूज करते? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 790 और इसके बाद है 7% पे 7% पे 7.76 है, 760 है। ठीक है, तो इनिशियली 9% था, फिर वो 8% से रिवर्स हो गया इतना। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से डाउनग्रेड हो जाएंगी 8% और 7% पर। ठीक है, उसका वापस आने का जो रेट है वो कम हो गया, तो इसका मतलब वो वैल्यू ज्यादा है आपकी। तो आपके लिए ये सिनेरियो अच्छा रहेगा कि मार्केट में रेट क्या हो जाए, कम, और आपने कितने में ले रखा है? 9% पर। ठीक है, तो अच्छा, ये जो एक्सेल में है, एक्सेल का कोई यूज हो नहीं पाएगा, एक्सेल में आप नहीं कर पाएंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा। चलो, अब पॉइंट आया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या चीज होती है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बैंकिंग में? कैपिटल गेन है हमारी हाउस, लैंड, मशीनरी, इनकी सेल से जो हमको प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन समझिएगा, कोई प्लॉट आपने 1 लाख रुपीज का लिया और 20 ईयर में 7 लाख का बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, कैपिटल गेन हुआ या नहीं हुआ? हुआ 6 लाख का। हुआ। ये आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कैलकुलेशन में। इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में इसको आपको रिवर्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 ईयर में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 8% है, ठीक है, तो कोई मुझे इसका रिवर्स निकाल के डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दिखा सकता है? हाँ 8% पे सर, 20 ईयर का इसकी ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता है? ये तो एक्चुअल है।
करिए, ट्राई करिए। 1,32,183 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/100 फैक्टर 20। कोई कर सकता है तो स्मार्ट बच्चा। 1,50,184 कितना आ रहा है? 84 1,50,184 184 1 लाख 50,000 50,000 184 150 अच्छा 184 कोई बात नहीं, ठीक है, राउंड में ले लिया, राउंड में ले लिया। अब आप जरा 6% पे और निकाल दीजिए। टू 263 218 263 ठीक है, इतना ले लिया मैंने। और एक 12% पे और निकाल दीजिए बस। $72,566 ठीक है, ये हमने ले लिया वैल्यू, ठीक है। अब ये आपके पास एनालिसिस चार्ट है कि कौन सा डिसीजन, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये डिसीजन सही है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिसीजन गलत है। बोलिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका वहां पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा 6% में सबसे अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना उतना ज्ञान आपके होगा। लिए फायदा है। यस यानी अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब तक तो उसका डिसीजन ठीक है, भले ही वो 1 to 7 हो गया। लेकिन अगर मार्केट के रेट ज्यादा है, यानी उसको उससे ज्यादा रिटर्न कहीं और से मिल सकता था, ठीक है, तो ये रिवर्स करके निकाला। अब कैपिटल गेन में क्या है, ये वाला काम इंडेक्स वैल्यू से करते हैं। सपोज कीजिए आज इंडेक्स वैल्यू 620 है और यहां पर इंडेक्स वैल्यू 1230 है। तो इस वैल्यू को इसके रेस्पेक्ट में उतने परसेंटेज वापस किया जाता है। तो ये लगभग कितने परसेंट है इसका? 50% है। तो आप ये 7 लाख का 50% कर लीजिए, यानी 350। ठीक है, तो इंडेक्स का रेट इनिशियल और लास्ट वाला क्या था? इंडेक्स में जो ग्रोथ थी, क्या उतने परसेंट की ग्रोथ मिली है या नहीं मिली है? तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बोले। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में नो डाउट इसको 6 लाख का कैपिटल गेन हुआ, लेकिन जिसको ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पता था, तो वो गवर्नमेंट से कहेगा कि भाई ये 6 लाख आपको दिख तो रहा है, लेकिन वो कॉस्ट नहीं दिख रही जो मैं इसको कहीं डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकता था, वो नहीं दिख रहा। तो उसी लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन को सॉल्व करने का एक तो सिंपल फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला इंडेक्स वाला फॉर्मूला अलाउ किया हुआ है। तो आप चाहे विद इंडेक्स निकालें चाहे विदाउट इंडेक्स निकालें। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, पॉइंट्स जो रह ना जाए कोई क्वेश्चन में। कैपिटल गेन, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट में बोला मैंने लैंड, बिल्डिंग, हाउस और आपका मशीनरी, ठीक है। इज चार्जेबल ऑफ टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो प्रॉफिट और गेन। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर आपको लॉस हुआ है तो लॉस का भी फायदा मिलता है आपको। आप अपनी इनकम में से उतना पैसा माइनस कर लीजिए, उतना ही टैक्स देंगे आप। लेकिन गेन होगा तो गेन प्लस करके टैक्स देंगे। कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ट्रांसफर इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल, एक्सचेंज ऑफ एसेट।
चाहे सेल करें या एक्सचेंज करें। द फॉलोइंग एसेट, तो कौन कौन से हैं? स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स, रॉ मटेरियल। पर्सनल इफेक्ट, चाहे ज्वेलरी हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो, तो आपने कोई 2 रुपीज का कोई बुक ली थी मान लीजिए, ठीक है, आज वो 2 लाख की बुक बिक गई बुक, तो ये भी कैपिटल गेन का पार्ट है। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड विद इन jurisdiction of municipality, notified area, town area, cantonment board and which has population not less than, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर लैंड को ये बोला गया है जो बिल्कुल गांव में हो और जहां पॉपुलेशन क्या हो 10,00,000 से कम हो, वो एग्रीकल्चर लैंड में आएगा। विद इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, एरियली का मतलब है उस डिस्टेंस का जो है वो नहीं करते, एयर से डिस्टेंस नापते हैं उसमें, ठीक है। फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ एनी, क्या है? नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया इज मोर देन 10,000 बट एक्सीडिंग 1 लाख। तो यहाँ पे जो आपका म्यूनिसिपल एरिया है उससे 2 किलोमीटर के बाद का एरिया, ठीक है, तो उसने बोला हुआ है विद इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस मेजर एरिया फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सा आएगा? नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर if population of such area is more than 10,000 but not exceeding 1 lakh। दूसरा है नॉट बीइंग 6 किलोमीटर, तीसरा है नॉट बीइंग 8 किलोमीटर। तो आपको पता होगा जब आप टीए बिल बनाते हैं तो कौन सा क्लॉज काम आता है उसमें? डिस्टेंस किलोमीटर। कौन सा वाला है इसमें से? कभी टीए बिल नहीं बनाया आपने? पॉपुलेशन। कौन सा वाला? 8 किलोमीटर वाला। म्यूनिसिपैलिटी एरिया से जब आप मोर देन 8 किलोमीटर जाते हैं तभी आपको टीए मिल जाएगा, डीए तभी मिलता है। जैसे आप दिन भर रिकवरी के लिए गए लेकिन आप पूरे शहर में ही घूमते रहे 4 किलोमीटर में, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलेगा लेकिन डीए नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 8 किलोमीटर से बियॉन्ड जाते हैं तो आपका पर डे का जो हॉल्टिंग अलाउंस होता है या डीए बोलते हैं वो मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। तो वो इसीलिए वो नॉट ये वाला पॉइंट रखा हुआ है। 3 पॉइंट है, 2 किलोमीटर, नॉट बीइंग मोर देन 6 किलोमीटर, नॉट बीइंग मोर देन 8 किलोमीटर। और इसमें क्या बोलता है? ये एक्सक्लूजन है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बुक भी छापने वाले इस तरह की छापते हैं, नॉट बीइंग ए लैंड सिचुएटेड इन, ये नीचे वाले जो पॉइंट है नॉट बीइंग वाले हैं, इनको अगर हटा दें तो एग्रीकल्चर में आएगा। मींस नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर, ये पॉपुलेशन ऑफ 10,000 से 1 लाख तक है, 1 से 10 लाख तक है और 10 से मोर देन है। 3 क्राइटेरिया है। फिर आगे आया उसके एग्रीकल्चर लैंड के बाद बॉन्ड की बात आई। बॉन्ड से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स लॉ ट्रांसफर इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट इंक्लूड, क्या होता है? सेल एक्सचेंज ऑफ द रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। सेल एक्सचेंज एंड रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट का मतलब हो आपने त्याग दी, आपने किसी के नाम कर दी, तो वो भी उस तरह से कैपिटल गेन में आएगी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, आपने अपने राइट छोड़ दिए। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो आपने जितने का लिया था और जितने का सेल हुआ, सिंपल जो डिफरेंस है वो आपका बॉन्ड में, वो भी आपका कैपिटल गेन में आएगा। अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द बायर इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में अगर पार्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है तो भी। एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एन
or enabling the enjoyment of immovable property, disposing of or parting with an asset or any interest। तो अपना कोई भी एसेट है उसमें किसी की भी हिस्सेदारी बना देना, किसी को भी पार्ट कर लेना, पार्टनर बना लेना, वो सारे काम इसमें, क्योंकि उसको दूसरे बंदे को गेन हो रहा है इसमें, वो गेन कैपिटल गेन में आएगा। ठीक है। इफ अ पर्सन गिफ्ट हिज कैपिटल एसेट टू एनी अदर पर्सन, देन नो कैपिटल गेन विल बी अराइज इन द हैंड ऑफ द पर्सन मेकिंग द गिफ्ट, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है ना। इफ पर्सन रिसीविंग अ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, will etc subsequently transfer such asset, the capital gain में राइज। अब मान लिया ए ने बी को दिया फ्री, बी ने सी को सेल कर दिया, तो उसका जो गेन होगा वो कैपिटल गेन में आएगा। ठीक है। इन सच केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग कैपिटल एसेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट ऑफ द। तो इसमें एक बात सुनिए जरा, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। जिससे आपने लिया उसने 5 लाख की लिया था और 5 लाख की चीज आपको 8 लाख में सेल करी है। ठीक है। तो ये है एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है। और उसने 6 ईयर के लिए रखी अपने पास। तो यहां पर ये 6 ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों है? 6 ईयर का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा जो आपकी इंडेक्स वैल्यू जब यूज करते हैं। 6 ईयर पहले क्या था, आज क्या है। अब देखिए टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कौन से बोले हुए हैं? लेस देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस 12। तो नॉर्मल केसेस में तो उसने बोला 36 है, लेकिन कुछ केसेस में 12 मंथ है। कौन से केसेस हैं? In the following cases, asset held for less than 12 months is treated as short-term capital asset. However, in respect of the capital asset like shares, equity का हो या preference का हो, which are listed in recognized stock exchange in India, unit of equity oriented mutual fund, list of security, इन सब के लिए 12 month का है। ठीक है। Unit of UTI and zero coupon bond, the period of holding be considered 12 month instead of। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाले एसेट अगर 12 मंथ तक रखे हैं आपने, 12 मंथ के अंदर अंदर आप सेल करते हैं लेस देन 12 से पहले, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल में आते हैं। और अदर एसेट को 36 छोटा बोला गया। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म। इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर कंपनी, लिस्टेड वाले के लिए तो 12 मंथ है, अनलिस्टेड शेयर के लिए द पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसिडर्ड 24 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ। यहां से एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका आ सकता है, या उसमें ये पूछ सकता है कि इसमें कितना कैपिटल गेन बनेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। विद इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 1819, द पीरियड ऑफ होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और शैल बी कंसीडर टू बी 24 मंथ इन। तो अब इन्होंने क्या किया है, 1819 से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल का जो बेनिफिट मिलता था उसको रिड्यूस कर दिया। पहले आप 36 यानी 35 मंथ तक कोई प्रॉपर्टी रख के सेल करते थे तो शॉर्ट टर्म माना जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 24 कर दिया। सर फिर कंफ्यूजन हो गया ना, एक्चुअल में 36 कंसेशन नहीं हुआ, इसको दूसरे पॉइंट से सुनिए। शॉर्ट टर्म Confu- कैपिटल confusion गेन हुआ, कई मामलों confusion। में टैक्स रिबेट है, फ्री है। तो जो आपको फ्री का फायदा 36 मंथ तक मिल रहा था, अब आपको सिर्फ 26 मंथ तक मिल रहा है। सर मैं बोल रहा आप सही कह रहे हैं, लग रहा, रुको। हाँ सर, हाँ सही कह रहे हो कि बोल अगर 24 मंथ भी आप होल्ड कर लेते हो तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में चले जाओगे। और इसका रिवर्स सिस्टम ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिबेट नहीं मिलती, शॉर्ट टर्म में मिलती है, यानी लॉन्गर पीरियड बढ़ा दिया आपका। तो पहले आप अगर 35 मंथ में पेड करते थे, सेल करते थे, तो आपको टैक्स देना होता था। अब आप 24 मंथ में या 24 मंथ से पहले सेल करते हो तो ही टैक्स देना है,
आगे नहीं देना है। ठीक है, ठीक कह रहे हो आप सतीना जी। चलो, मतलब बेनिफिट हो गया। चलो आगे देखो। अच्छा, एक चीज और, इसमें हमने ऊपर पढ़ा कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कैपिटल कौन कौन सी पढ़ रहे थे। एक तो हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्टी और शेयर। तो ये किनको डिस्करेज करने के लिए, किनको मतलब करेज, किनको मोटिवेट करने के लिए ये रूल लाए होंगे कि लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा पाए, क्योंकि 24 के बाद वो सेल करेंगे तो उसके प्रॉफिट में कोई टैक्स नहीं देना है। तो 24 मंथ वो निकाल लेते हैं, चलो 2 साल तो देख लेंगे हम। ठीक है, चलो आगे। अब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो पहले तो शॉर्ट टर्म एसेट के बारे में बताया, और गेन की अगर बात करेंगे तो उसको एज ए गेन फ्रॉम सेलिंग ए प्रॉपर्टी, अगर उसको सेल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, द एसएससी इज अलाउड टू एडजस्ट रिड्यूस द सेल कंसिडरेशन फॉर एनी ब्रोकरेज। जब वो सेल करता है तो उसमें ब्रोकरेज का पेमेंट हटा सकते हैं, कमीशन हटा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट अभी यहाँ लिखा नहीं है, वो भी है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में कोई एक्सपेंसेस करते हैं, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। जैसे 2 लाख की प्रॉपर्टी आपने 6 लाख की सेल करी, उसमें आपने 1 लाख मेंटेनेंस में लगाए, 1 लाख का ब्रोकरेज दिया, 1 लाख का कमीशन दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब 3 में से -2 करेंगे आप, यानी नेट गेन कितना हुआ? 1 लाख का। ठीक है, द टैक्स पेयर हैड पेड एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी सेल, ही इज ऑल्सो अलाउड टू डिडक्ट एनी एक्सपेंडिचर, ये लिखा हुआ देखो आ गया, एनी एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, होम इंप्रूवमेंट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अभी आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स का बेनिफिट, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर इन्फ्लेशन इज नॉट अलाउड ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म में आप ये इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट क्लियर रखना, अगर कोई 2 ईयर से पहले कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसमें आप जिस रेट में बेच रहा है वही लेंगे आप। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। यही एग्जांपल देख लीजिए ऊपर का, अगर ये शॉर्ट टर्म केस है तो सीधे 1 लाख का इसका प्रॉफिट हो गया। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो आप इस 6 लाख को आज के इंडेक्स से वैल्यू निकालते हैं, पता लगा इसकी वैल्यू आई आपकी 2.5 आई। ठीक है, 2.5, तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 50,000 का हुआ। ठीक है, नो एग्जेम्पशन ऑफ सेविंग इज अलाउड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाय री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बाइंग कैपिटल बॉन्ड इशूइंग द, तो उसमें बोला अगर आप नो एग्जेम्पशन और सेविंग इज अलाउड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बाय reinvesting in property or buying capital gains bond issued by REC और NHAI। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, तो वहां बता दिया था 36 मंथ, लेकिन इन सब चीजों में 12 मंथ और इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 मंथ से ज्यादा। ये जो केस स्टडी की बात कर रहे हैं ये इसमें से आ सकता है आपका, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं कि वैल्यू हो गई, कंसीडरेशन का मतलब जितने में सेल हुई है, एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये माइनस हो गया। ठीक है, फॉर द सम सो अराइव्ड डिडक्ट द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द सेक्शन फ्रॉम द सम सो अराइव्ड एट डिडक्टेड इन द सेक्शन द बैलेंस अमाउंट इज शॉर्ट टर्म गेन। तो इसमें कोई डिडक्शन अगर अलाउड है तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा
होगा। अब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख लो, इसका क्या बेनिफिट है यहाँ पे। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल ओनली टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट एक्सपेंशन फॉलोइंग फैक्टर आर टू बी कंसीडर। किस ईयर में एक्वायर किया हुआ, ईयर ऑफ ट्रांसफर, सेल कब कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज द एक्विजिशन ईयर में और उस ईयर में। तो इसका न्यूमेरिकल अगर दिया, ये दिया हुआ देखो, देखो कोई प्रॉपर्टी आपने 93 94 में एक्वायर करी और उसको 22 में सेल कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 16 तक का दिया हुआ है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे, 2 लाख की एक प्रॉपर्टी ली थी आपने, 3 लाख की सेल कर दी। बताओ इसे कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बोलिए। लॉस हो जाएगा लेकिन। लॉस होगा, स्टेट अवे दिख रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स आज की डेट में इतना है और यहाँ इतना था, ऑलमोस्ट हाफ जैसा है। तो यहाँ पर क्या है, इसको डबल मिलने चाहिए थे, ऑलमोस्ट मतलब 4 लाख के आसपास सेल करता तो इसे शायद बेनिफिट होता, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। क्या है देखो इसमें, जो प्रॉपर्टी जितने की ली, प्रॉपर्टी सपोज कीजिए उसने 4 लाख की ली थी, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, और अभी जो इंडेक्स चल रहा है वो 400 चल रहा है लेट्स से, कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन और उस समय चला था 200, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है उसमें। तो अगर मान लिया आपने 2 लाख रुपीज लगा दिए, 2 लाख रुपीज लगाए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर अभी 400 है, और यहाँ पे ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। सपोज कीजिए आपने जब इम्प्रूवमेंट किया था उस समय इंडेक्स 250 चल रहा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी निकाल लेंगे। द बेस ईयर फॉर इंडेक्सेशन हैज बीन शिफ्टेड टू इतना एज पर द सेक्शन 48 इनकम टैक्स एक्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है ना, टैक्स की जैसी बात आएगी तो ये इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन होगा। अकॉर्डिंगली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफाइड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स विच विल टेक इफेक्ट इतना, द न्यू इंडेक्स विल बी गिवन बिलो। तो अभी एक नया आ गया है। अच्छा, जब भी इंडेक्स रिवाइज होता है ना तो बेस ईयर से 100 हो जाता है वो। आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए बेस ईयर पे 100 हो गया, और ऊपर देखेंगे तो 2001-2 में कितना था, 426 था। ये ये याद बिल्कुल इस रखना तरह है जैसे पड़ेगा आपका क्या सर? बाइपाटाइट होता क्वेश्चन में आएगा है। ये इंडेक्स याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, याद नहीं रहता, फिर तो आप वही आईएएस तो। बन जाओगे। याद नहीं रहे, वो देगा ब्रैकेट में वैल्यू देगा इंडेक्स की ना, ठीक है। बीएफएम में क्वेश्चन आया था ना सर, उसमें रिस्क वेट नहीं दिया था पूरा कैपिटल वाला वो। नहीं तो वो कॉमन कॉमन होंगे ना, मैंने बोला था 4-5 तो याद सीसीएफ कर का लो कम था से कम पूरा, है। पूरा ही था सर, पूरा क्वेश्चन था सर वो। ना था सीसीएफ सब दे दिया, किसी भी टाइप का छोड़ा नहीं था। सभी दे दिए थे अच्छा सर उसने, किसी का भी नहीं दिया था। हाँ। अच्छा, तो उसमें ऐसा नहीं था ऐसे कि कुछ का याद था तो उससे कोई एक आध आंसर निकल आ रहा था, हाँ वो है, वैसे ही नहीं हुआ। नहीं, एंड वो पूरा ही करना था। टेक ओवर भी दिया, सब पूरा ही करना था सर। पूरा करना था, और पूछा मिला जुला के पूछा था। अच्छा, चलो बदमाशी करता है वो भी, क्या करे। चलो, तो सेक्शन 54, 54B और 44, तो यहाँ पर उसने पहले बता रखा है कि कौन कौन से एग्जाम्पशन अलाउड है,
एसेट इन विच द कैपिटल गेन इज टू बी री इन्वेस्टेड टू क्लेम द एग्जेम्पशन। ठीक है, तो ये सेक्शनों में उन्होंने डिफाइन कर रखा है। री इन्वेस्टेड टू क्लेम एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इसमें तो सिर्फ ये किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आ रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन है, नहीं देना है आपको। और वो उस ठीक है, अमाउंट दोबारा परचेज कर लिया कुछ। हाँ, सर बेचा है अगर जो आप उस अमाउंट उसमें को उससे दोबारा परचेज कर लेते हैं उतने अमाउंट को, तो आपको जो टैक्स रिबेट मिलती है। लेकिन इसका रूल यहां देख लीजिए, गेन टू बी री इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इश्यूड बाई NHAI और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेल के 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, एंड बॉन्ड्स शुड नॉट बी रिडीम्ड बिफोर, और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। द बेनिफिट कैन नॉट बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, ये तो पहले से मना कर रहा। शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, ना तो इंडेक्स का बेनिफिट दे रहा ना री इन्वेस्टमेंट का। द मैक्सिमम अमाउंट विच क्वालिफाई फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी 50 लाख, दस द डिडक्शन अंडर सेक्शन कैन नॉट बी क्लेम मोर देन 50। तो एक लिमिट उन्होंने बना दी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये मिल रहा है, रेजिडेंशियल में मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग रूल है और इसके लिए अलग है, और अदर प्रॉपर्टी के लिए अलग है। बहुत सारे सेक्शन हैं, तो चलो इसको अगर टाइम मिलेगा आपको तो आप देख लीजिएगा, फिर वही बात हो जाएगी कितने याद करके जाएंगे ना। अगर टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा। समय चलो, in order to claim the exemption on account of reinvestment, various situations discussed above, other conditions specified in the respective section should be satisfied and the reinvestment should be made within the period of, तो उसके लिए एक टाइम दिया हुआ है कि उतने टाइम के अंदर आपको रीइन्वेस्टमेंट करना है। द बेनिफिट ऑफ 54 इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल HUF। HUF को ही फायदा है। द एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म एसेट बीइंग ए रेजिडेंशियल। तो ये जो ऊपर एक्सेप्शन दिए ना 54 और 54, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस, द टैक्सपेयर शुड एक्वायर अनदर रेजिडेंशियल हाउस और शुड कंस्ट्रक्ट ए रेजिडेंशियल हाउस विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर। कंस्ट्रक्शन में 3 ईयर है, रेडी बिल्ट में क्या बोला हुआ उसने, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 ईयर बिफोर क्यों दिया हुआ पता है आपको? अगर मान लिया कोई आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, सेल अभी होनी है, तो सेल से पहले भी 1 साल पहले आप कोई परचेज कर ले रहे हो तो उसका भी प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर। और आगे कितना है, 24 मंथ है, 2 ईयर है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के केस में कितना है, 3 ईयर है। अब ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है, आप लोगों के बैंक में स्कीम होती है, और 2 तरह की स्कीम होती है, एक तो सेविंग बैंक स्कीम होती है और एक FD वाली होती है। ठीक है, तो जो आपको सेल हुआ है पैसा, उसका अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन आया है, इसको देखते हैं जरा। एक सैलरीड एम्प्लॉय है, एक रेजिडेंशियल हाउस लिया हुआ है और सोल्ड कर दिया 17 में, 2013 में परचेज किया था और 2017 में सेल कर दिया, और जब सेल किया तो 24 लाख का सेल किया। कैपिटल गेन अराइजिंग और सेल ऑफ अमाउंटेड 2 लाख, 2 लाख का बेनिफिट हो गया उसे। ही वांट्स टू क्लेम एन एग्जेम्पशन बाय व्हाट टाइम, तो इसमें वो देखो आंसर कर रखा है, द टैक्सपेयर शुड परचेज अनदर हाउस विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। तो इस केस में क्या होगा,
17 को उसने किया हुआ है, he has to purchase the period of 2 year from इतना, alternatively he can construct the house of the 3 year of इतना. The old house is transferred in 1718. The due date of filing return in income tax is 1718 is 31st July. The Mr. cannot purchase construct another house by 31st July 2018. Then he has to deposit 2 lakh in the capital gain account scheme. तो अगर उसने कुछ नहीं कर पा रहा उसको, तो उसे 2 लाख का कैपिटल गेन अकाउंट में वो पैसा करना पड़ेगा जमा, अंडर सेक्शन 54 सब्जेक्ट यूटिलाइजिंग फंड परचेज 2 ईयर. तो ये तो लाइन है. तो इसमें जो भी उसे कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन को उसको वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एक पॉइंट और है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेबल अंडर फ्लैट रेट कितना है, 20% है उसका फ्लैट रेट. सर चार्ज क्या है, एट द रेट 10% एप्लीकेबल टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एक्सीड 10 लाख. तो अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम उसकी वो होती है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एक्सीड 10 लाख, तो 10% सरचार्ज लगेगा फिर. ठीक है. और जो एजुकेशन सेस वगैरह वो तो लगेगा. तो एजुकेशन सेस 3% ऑफ इनकम टैक्स 2%. अभी कितना हो गया है सेस, 4% है 5% है? आंसर इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस कितने परसेंट हो गया? सब लोग सीए से भरवाते हैं कि अपनी रिटर्न, कोई खुद नहीं भर रहा? इस बार बहुत मुश्किल है सर, समझ में नहीं आ रहा है वरना. नहीं, सेस का रेट तो फिक्स है ना. 3% का पता था सर अभी तक. 4 है 5 है? चलो देख लेना. अच्छा, अब देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80U नॉट एप्लीकेबल, यानी कैपिटल गेन टैक्स में आपको कुछ भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता. जो आपको 80C वगैरह में मिलते हैं वो तो सीधे टैक्स देना उसको, उसका अलग से कैलकुलेशन होता है पूरा. एडजस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ओनली ए रेजिडेंशियल इंडिविजुअल HUF can adjust the exemption limit. A resident individual can adjust LT's long-term capital gain, but such an adjustment is possible only after making adjustment of other income. In other words, first income of other LTCG is to be adjusted against the exemption limit, and then the remaining limit can be adjusted against the long-term capital gain. इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं. मनोहर है, 67 ईयर के, रेजिडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अर्निंग मंथली पेंशन इतना है, हिज टोटल इनकम में फाइनेंशियल ईयर इतना है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंटेड टू इतना. अपार्ट फ्रॉम पेंशन इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही इज नॉट हैविंग एनी अदर इनकम, हिज टैक्स लायबिलिटी. देखो, तो सबसे पहले इनका जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है इनका 270 कहाँ दिया हुआ ये, और इनकी जो अदर इनकम है मंथली 5000 है, तो 60,000 हो गई. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल कितनी है उसकी, 240 की अभी अवेलेबल है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर उसकी कोई एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल है तो उसे यूज करेंगे. तो इसका मतलब कितना आया, 30 पे आया, और 20% करा प्लस सेस किया. अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा इसमें 80C या 80U का कंसीडरेशन हुआ है क्या इस एग्जाम्पल में? अगर आप इसको डायरेक्ट करते इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे. कैसे करते हैं, बेसिक इनकम 60, कैपिटल गेन 270,
टोटल इनकम 330, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक का एग्जाम्पशन है, तो कितना आता? 30। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। और ये 3 लाख की लिमिट अब कितनी हो गई है? 5 लाख हो गई है। 5 लाख। और 5 लाख का अगर हम केस लेते हैं इसमें, तो इसमें बिल्कुल भी उसका टैक्स नहीं पड़ता क्या? 5 लाख के केस में द रिबेट इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंशियल इंडिविजुअल रिबेट टोटल मिल इनकम जाता डज नॉट सर। एक्सीड 350। हाँ, रिबेट मिलती ना। द अमाउंट ऑफ रिबेट शैल बी 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 2500 विच एवर इज लेस। ठीक है, लेकिन इसकी टैक्स लायबिलिटी इसकी 1000 कहाँ से आ रही है बताओ जरा। पहले वाले केस में उसका टैक्स बना 6000 प्लस सेस, लेकिन एक रूल था कि 5000 तक का जो है टैक्स जिसका बन रहा है उसको रिबेट है, अगर उसकी इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो इस केस में उसको 100% रिबेट मिल जा रही थी, लेकिन इस केस में 1000 पे टैक्स क्यों लग रहा है ये बताइए। उसको रिबेट मैक्सिमम कितनी मिली है? 5000 की। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है? 6000। तो इस 1000 पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया लोन कैलकुलेटर एंड लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन टेबल का मतलब है पूरी इंस्टॉलमेंट की लिस्ट, और ये इसमें एक्सेल का दिया हुआ है, इससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा। एक्सेल में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, द बेसिक कैलकुलेशन यूज टेबल फॉर बिगिनिंग बैलेंस एक्सेप्ट फॉर इनिशियल, एंडिंग बैलेंस फ्रॉम previous period, interest compound monthly, annual interest rate divided by 12 multiplied by the beginning balance of the period, principal पेमेंट लेस इंटरेस्ट, एंडिंग बैलेंस। तो ये क्या कर रहा है, हर मंथ के कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट निकाल रहा है। यहाँ देखिए आप, उसका बैलेंस इतना था, उसने इतना पेमेंट किया और उसमें इतना इंटरेस्ट लगा, इतना प्रिंसिपल। तो जो आपका बैलेंस कम होगा वो प्रिंसिपल वाले को माइनस कर इतना हो गया। अब आपका ये अमाउंट इधर आया, इस पर पेमेंट उसने इतनी दी, इंटरेस्ट इतना लगा, प्रिंसिपल में इतना गया। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बार बार इस अमाउंट से माइनस होता जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करिएगा। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक है, सॉरी। और रुपीज वर्थ मोर देन ए रुपी टुडे तुम्हारो, ये बताया था मैंने एग्जांपल में। आंसर करिए। रुपीज टुडे वर्थ मोर देन टुमारो। जो आज की वैल्यू ज्यादा है वो कल की। फ्यूचर की ज्यादा वैल्यू से ज्यादा होती है। यस।
ठीक है, सेकंड में इसको बताओ 72 रूल अप्लाई करो तो जरा, क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड कर दो, 72 डिवाइड बाई 18, 4 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर और 12 ईयर। तो इसने बोला हुआ कौन सा है, 9 ईयर वाला, 9 ईयर वाला कौन सा हो जाएगा, 8 वाला। द रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र अप्रोक्सीमेटली कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है महाराष्ट्र में, पढ़ा था पिछले लेसन में पढ़ा था हमने, 1% 30,000 है मैक्सिमम जो है, 30,000 है, 30 है 50 है, थर्टी है। इंटरेस्ट रेट पर एनम मींस मंथली इंटरेस्ट कितना हुआ इसका, क्या करेंगे इसे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर दो सिंपल। 1.25। यहाँ देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इन इंडिया मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इज कैरिड आउट विदाउट एनी रेगुलेशन, बोलो यस सर, ट्रू है सर। यस, कोई आया नहीं अभी है, ठीक है। जो वो एडवाइस करते हैं उसे क्या नाम दिया हुआ उन्होंने यूएस यूके में, क्या इंफॉर्मेशन था वो, नहीं बता पा रहे आप लोग, कुछ नेम दिया हुआ उन्होंने, होम इंफॉर्मेशन पैक। हाँ, होम इंफॉर्मेशन, ठीक, एडवाइस बाय अप्लाइंग रूल 72 रुपी विल बी डबल इन 9 ईयर, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन के, यस सर। चलो ठीक है, नेटवर्क। हाँ, ये वाला देखो क्वेश्चन जरा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 सब दे रखे हैं इसमें, इसको आंसर निकाल दो जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने जो है 1-2 में खरीदा, यानी ये 3 लाख इनटू करंट का क्या है 2006-7 519 अपॉन, और अपॉन में क्या आएगा 426, और ऐसे ही दूसरा वाला 7 लाख इंटू 519 अपॉन 426, निकालना जरा दोनों को, So 3 लाख वाला आएगा 365,493। और इसका लाख 52,820। कितना बताया था, 8 लाख, ये अमाउंट क्या बताया था, 852, 818, 816 सॉरी। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 852 है सर, 62 नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोई मिस्टेक हो रहा मुझसे क्या, ఎల్లుండు పరీక్షలకు 26 ఇప్పుడు 26 స్టార్ట్ అయ్యారు
ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಗ್ತದೆ 334,508 आंसर दे रहे हैं। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಕು ಸ್ಕೂಲು आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, 3 दिन बाद एग्जाम देने जाना है आपको। देखो कहाँ मिस्टेक है। वन टू में 3 लाख है, sold the same in 2006-7, calculate the capital gain। मिस्टेक पकड़ में आ गया है। ये जो वैल्यू है, ये 3000 की वैल्यू को हम फ्यूचर में ले आए, लेकिन ये वैल्यू में थोड़ी लगेगा, उसके बाद इसमें तो सीधे माइनस होगा ना। 334,507 के आसपास आएगा। 508, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये 3 लाख रुपीस को हम फॉरवर्ड करके लाए हैं, तो फॉरवर्ड करने से इतना हुआ, ठीक है। पुराना वैल्यू को फॉरवर्ड करके लाए हैं। जरा एक चीज चेक करिएगा तो 7 लाख इंटू 426/519 करिए तो जरा जल्दी से। 574566 574 566 नहीं, इससे नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करना है कि सिंपल पुरानी वैल्यू को फ्रंट में लेके आना है, पुरानी वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आना है। कैसे लेके आना है? पुरानी वैल्यू 3 लाख इंटू करेंट इंडेक्स अपॉन जो लास्ट में इंडेक्स था 426, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये वैल्यू फैक्टर 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये जो करंट वैल्यू आई उसको जितो सेल कंसीडरेशन है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलो इसमें बताओ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करना मस्ट है? गिफ्ट को रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, लीज को करना जरूरी है या नहीं है? इंस्ट्रूमेंट जो 100 रुपीज से ऊपर की वैल्यू का है, ये दो तो आंसर है, लीज का देखना पड़ेगा। अब लीज का इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर 3 का बी, ठीक है। क्लियर है? चलो
कल से जो है, हाँ इसमें यूट्यूब में सही आंसर कर रहे हैं, 7 - 3 × 519/426, ठीक है। हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन की प्रायोरिटी लिमिट क्या है? एजुकेशन लोन की तो 20 लाख है ना? यस सर। और हाउसिंग लोन की है, 2 कैटेगरी हैं, 35 35 और 40। 35 एंड और 45। 25। 35 वाले में कॉस्ट 45 और 25 वाले में कॉस्ट 30, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो कल का क्लास जो है इवनिंग में होगा, 2 क्लासेस और टॉपिक को कवर करेंगे। आपका एग्जाम कब है? सैटरडे को है सर। 25 सितंबर सर। है सैटरडे सैटरडे 25 जब मुझे तो ऐसा याद है सैटरडे को था एग्जाम आपका। सैटरडे को ही सर। सैटरडे को ही है सर। आज पहली वाली क्लास में कंफ्यूज करा दिया आपने मेरे को। हाँ मैं कहना था एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी आपको। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं मिल रही है। यही थी सर आज की, हैं? कुछ नहीं। आज की थी सर छुट्टी, बीच में मिली है, अब कुछ नहीं मिलेगा। क्या चीज? मैंने आज की ही छुट्टी मिली सर बस। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूट्यूब में, 20 यूनिट का थर्ड एमसीक्यू, क्या था उसमें थर्ड एमसीक्यू में? चलो करवा देते, देखते हैं क्या है। चाहिए था ना, तो इसमें क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें थर्ड में तो न्यूमेरिकल में कुछ था ही नहीं। ये तो लैंड ले रखी, तो लैंड वाले में उसको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं। अच्छा आंसर बोल रहे हैं 30,000। लैंड वाले में कोई रिबेट नहीं मिलता, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन का कोई वो नहीं दिया हुआ है। रिपेयरिंग वाले में जो उसकी लिमिट है वो 10 और 5 है। कौन सी है प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट, बताओ जरा। रिपेयरिंग में या 2 और 1 है? प्रायोरिटी सेक्टर में हाउसिंग लोन में रिपेयरिंग के लिए लोन लेता है तो कितने तक का रिबेट है? आप लोग देख लेना, कुछ बात आंसर तो कोई कर नहीं रहे, सब सोच रहे हैं मैं ही याद करके बैठ जाता हूँ यहाँ पे। चलो ओके, थैंक यू। सर कल का टॉपिक क्या? कल इसके बीच वाले टॉपिक शुरू करेंगे जो रह गए थे ना, 6 नंबर यूनिट से।